नमस्कार दोस्तों, एसएससी रेलवे अपडेट्स पर सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ में जो वैकेंसीज आई है, करीब 9000 से ज़्यादा पोस्ट है और सिर्फ ये पोस्ट जो है वो सिर्फ 10वीं पास वाले कैंडिडेट के लिए है और ज़्यादातर आईटीआई वालों के लिए है। ठीक है, तो जिन कैंडिडेट ने आईटीआई पास कर लिया उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। जो 9000 वैकेंसीज है ये सिर्फ और सिर्फ आईटीआई वालों के लिए है स्पेशली। ठीक है, तो आपकी कोई सी भी ट्रेड हो, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या फिर अन्य कोई, ठीक है, तो सारे ट्रेड के लिए इसमें वैकेंसीज आई हुई है जो कि 9105 के करीब मेल कैंडिडेट की पोस्ट है और फीमेल की 107 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। टोटल 9212 पोस्ट यहाँ पे है सीआरपीएफ में। ठीक है, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, काफ़ी अच्छी सैलरी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कब से फॉर्म भरे जाएंगे, लास्ट डेट क्या है और कितनी फॉर्म फीस है, कितनी एग्जाम फीस है और कितना यहाँ पे एज या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दिया गया है कि क्वालिफिकेशन में क्या क्या इनको चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, आपकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है तो क्या आपको छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और यहाँ तक इसमें कौन सी कितनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, मेन बात सैलरी की, तो कितना पैसा इसमें मिलने वाला है। पैसे की बात की जाए तो पैसा इसमें बहुत ज़्यादा है, लगभग 70,000 के करीब इसमें सैलरी मिलने वाली है और 10वीं पास से वैकेंसीज है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्म भर देना चाहिए, बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है। और बात करें इसमें पूरे मतलब कि कब एग्जाम होगा, कैसे एग्जाम होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, फॉर्म कैसे भरे, सारी डिटेल हम यहाँ पे बताने वाले हैं। बस आप वीडियो को कंटिन्यू करके देखिएगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। तो देखिए, ये सीआरपीएफ रिजर्व सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की वैकेंसीज है। ठीक है, टोटल यहाँ पे 1212 पोस्ट यानी कि 9212 पोस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे बात की जाए डेट और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे मतलब कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट है 27/3/2023। इससे आपकी ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, और बात करें इसकी लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट है इसकी रिसिप्ट ऑनलाइन लेने की और फीस जमा कराने की और फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है यहाँ पे 25/4/2023, यानी कि पूरे 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा इसमें फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो लास्ट डेट रहेगी 25 तारीख तक, आपको इसका चालान, फीस सब कुछ जमा करा देनी है। ठीक है, और ये सब कुछ ऑनलाइन होगी, फीस जमा भी ऑनलाइन होगी और वो सब हम बताएंगे किस तरीके से ऑनलाइन होगी। एटीएम, डेबिट कार्ड जो भी चाहिए। ठीक है, और रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड, यानी कि आपके एडमिट कार्ड कब रिलीज किए जाएंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, मतलब कि इसका एग्जाम ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि अगर आपने आईटीआई की है तो आपने खुद आईटीआई की एग्जाम भी ऑनलाइन दी होगी, वैसे सेम टू सेम इसकी एग्जाम लगेगी। मतलब कि कोई अंतर नहीं है, जैसे आपने अगर आईटीआई पास कर ली है तो आप इसे आसानी से पास कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने निकल कर आ रही है। ठीक है, जिन्होंने आईटीआई कर ली है, तो आपके एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे, ये 20 तारीख 6 महीने 2023 को आपके एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए जाएंगे और ये 20 से 25 तारीख तक आपके 6 महीने में एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे और आपका कंप्यूटर एग्जाम शेड्यूल कर दिया जाएगा ये जुलाई में। ठीक है, यहाँ पे 1 जुलाई से कर दिया जाएगा, लगभग 1 जुलाई से 13 जुलाई के मध्य आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, आगे बात करें तो देखिए, अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से भरना है। तो इन्होंने बताया है एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट ऑनलाइन ओनली, यानी कि ये फॉर्म आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही भरना है, ये सिर्फ ऑनलाइन ही एक्सेप्ट करेंगे। आप किसी के चक्कर में ना आए, ना आप पोस्ट ऑफिस में जाकर के इस एड्रेस पे ये पते पर फॉर्म भेजने लग जाए तो गलत तरीका हो जाएगा। ये ऑफलाइन फॉर्म नहीं है, आपको ऑनलाइन सबमिट करना है। इसको अपने नज़दीकी मित्र से जाकर के या अपने मोबाइल या फिर डेस्कटॉप पे जाकर के आप इसे ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो इंग्लिश और हिंदी में होगा, यानी कि जो एग्जाम होगी वो आपकी कंप्यूटर पर होगी और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपके सामने रहेगी। जो आपको अच्छी सुटेबल लगे उस लैंग्वेज को चयन कर लीजिएगा, वहाँ से आप उसी माध्यम में आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इंग्लिश चयन करेंगे तो सारे क्वेश्चन इंग्लिश में आएंगे जिसका आपको आंसर करना होगा। अगर आप हिंदी चयन करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे और आप आसानी से उस एग्जाम को, जैसे आपने आईटीआई की एग्जाम दी है वैसे एग्जाम दे सकते हैं। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, और इसमें एक फिजिकल भी होगा आपका। ठीक है,
इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, मेडिकल भी होगा, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। कैंडिडेट एंड देयर वेरिफिकेशन विल बी कैरिड आउट ऑफ द टाइम ऑफ डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि आपका इसमें मेडिकल वेरिफिकेशन भी होगा, ठीक है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज ऑफ कांस्टेबल, यानी कि आपको इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दी गई है, टेक्नीशियन की, टेक्निकल की कितनी है, ट्रेड्समैन की कितनी है, ठीक है, और आपके फिटर के लिए कितनी है, इलेक्ट्रिशियन के लिए कितनी है, प्लम्बर की कितनी है, सारी वो आपको एक कैटेगरी वाइज शेड्यूल करके बताया गया है, और उनके मार्क भी जो नंबर है वो भी कैटेगरी वाइज आएंगे। जैसे आपने फिटर का है तो फिटर की कट ऑफ अलग जाएगी, परसेंटेज अलग बनेगी, हाई कट ऑफ अलग रहेगी, ठीक है। अब बात करें एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा आपको, अगर आप ये फॉर्म भर देते हैं अभी, ठीक है, तो एडमिट कहाँ से मिलेगा, एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा, तो आपको एडमिट कार्ड के लिए इसमें दे रखा है कि एडमिट कार्ड फॉर एनी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन विल बी नॉट बी सेंट बाय पोस्ट, यानी कि हम किसी को भी एडमिट कार्ड बाय पोस्ट नहीं भेजेंगे। फैसिलिटी फॉर डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड विल बी प्रोवाइड एट द वेबसाइट ऑफ CRPF www.crpf.gov.in, यानी कि हमने फैसिलिटी दी है आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट पर, जो कि वेबसाइट ये रहेगी। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट द वेबसाइट ऑफ द CRPF, सभी कैंडिडेट्स को एडवाइस दे रहे हैं ये कि आप रेगुलर तरीके से हमारी वेबसाइट देखते रहे कि आपके एडमिट कार्ड जारी हुए या नहीं हुए। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं तो उसके करीब जो आपको डेट पर दी गई है कि भाई तब तक आपके एडमिट कार्ड आ सकते हैं, तो उस डेट के अनुसार आप 2-3 दिन पहले से एडमिट कार्ड सर्च करना जारी कर दें, ताकि आपको पता चल जाएगा कि एडमिट कार्ड कब रिलीज हुए हैं, ठीक है। और हम आपको टाइम पर ये बात बताते रहेंगे कि इसका एडमिट कार्ड आया नहीं आया, तो इसकी जानकारी आप मिस ना कर पाओ, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगर आप ये फॉर्म भर देते हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा कि आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं। तो इसकी जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल के माध्यम से मिलेगी। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसका नोटिफिकेशन जब भी एडमिट कार्ड आएगा तो हम वीडियो अपलोड करेंगे तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि भाई इसका नोटिफिकेशन, इसका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने का तरीका भी हम उस वीडियो में बता देंगे, इसलिए जल्दी से चैनल को जो व्हाइट कलर का या रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा करके ऑन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वैकेंसी में आप फॉर्म भरते हैं और इसके एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी, इसके फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी सारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम, तो इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करें इसमें सैलरी की, तो इसमें कितनी सैलरी मिलने वाली है, तो इसमें सैलरी मिलेगी आपको, ये पे लेवल 3 का है, जिसमें 21,700 रुपये आपको ज्वाइनिंग पे मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ये तो आपको ट्रेनिंग में भी मिलेगी, ठीक है। और ट्रेनिंग जैसे ही आपकी खत्म होती है उसके तुरंत बाद आपको अगले महीने से 69,100 रुपये जो कि एक सैलरी मिलने वाली है आपको, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी यहाँ पे है। 10th पास के लिए तो बहुत ही अच्छी सैलरी मानी गई है। ये करीब 70,000 के करीब यहाँ पे सैलरी बन चुकी है आपकी, 69,100 रुपये, ठीक है। वैकेंसीज की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 9,105 है, फीमेल कैंडिडेट की 107 वैकेंसीज यहाँ पर है, ठीक है। और बाकी फुल डिटेल में आपको देखना है कि भाई हमारे स्टेट से कितनी है, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ जाएगी जो स्टेट वाइज है जाएगी। जैसे आप आंध्र प्रदेश के तो आंध्र प्रदेश की कट ऑफ अलग बनेगी, अरुणाचल प्रदेश की अलग बनेगी, राजस्थान की अलग बनेगी, MP की अलग बनेगी। तो यहाँ पे बात करें आंध्र प्रदेश की तो यहाँ पे 424 टोटल पोस्ट है और अरुणाचल प्रदेश में 18 पोस्ट है। इस तरीके से यहाँ पे सभी स्टेट की पोस्ट दी गई है। जैसे बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में 463 पोस्ट है, जबकि बात करें उड़ीसा की तो यहाँ पे उड़ीसा में 267 पोस्ट है, पंजाब में 238 है, जबकि राजस्थान में 463 पोस्ट है। तो इस तरीके से सारी पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी और इसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड करके पूरा देख सकते हैं कि आपका कौन सा स्टेट है और आपके यहाँ पे कितनी पोस्ट है टोटल, ठीक है। अब बात करें वैकेंसीज ऑफ फीमेल की तो यहाँ पे लड़कियों की अलग से वैकेंसीज के बारे में डिटेल दे रखी है कि लड़कियों की कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में कितनी वैकेंसीज खाली है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, हम मेन टॉपिक इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो नीचे देखने को मिलता है भाई कि भाई ये फॉर्म सिर्फ इंडियन लोग ही भर सकते हैं, ठीक है, पहली बात। तो दूसरी बात, इस फॉर्म को भरने के लिए एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, बहुत ही
बात है ये कि आपकी एज क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। आपने 10वीं पास कर लिया, 10वीं पास तो करीब 16-17 साल के कैंडिडेट भी पास कर लेते हैं। तो आपको अगर आप 10वीं पास कर लिए और ITI पास कर लिया आपने, तो आपकी उम्र 21 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए, ना इससे कम होनी चाहिए ना इससे ज़्यादा। 21 साल से कम तो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। 21 साल से नीचे के कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं भर सकते, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए स्पेशली। और जिनकी उम्र 21 से कम 18 साल की है वो कांस्टेबल के लिए भर सकते हैं, जो कि ट्रेड से संबंधित है, जैसे फिटर या फिर वाशरमैन, सफाई कर्मचारी, कुक, वाटर कैरियर। इनके लिए 18 से 23 साल के कैंडिडेट भर सकते हैं। बात करें कांस्टेबल ड्राइवर की, तो यहाँ पे उन्होंने एज दे रखी है कि 1 तारीख 8वां महीना 2023 को कैंडिडेट 21 साल का हो जाना चाहिए, ठीक है। और उसकी उम्र 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये उन्होंने बता रखा है। और साथ में उन्होंने मेंशन भी किया है कि 2 तारीख 8वां महीना 1996 को उसका जन्म हो गया हो, इसके पहले उसका जन्म नहीं हुआ होना चाहिए। यानी कि 1996 के पहले जन्म नहीं होना चाहिए वो, है ना। 1995 या 93 का कैंडिडेट नहीं चलेगा। 1996 के बाद जिसका जन्म हुआ है और 2002 तक जिन इसके मध्य में जिनका जन्म हो गया वो कैंडिडेट कांस्टेबल ड्राइवर का फॉर्म भर सकते हैं। उनकी उम्र 21 से 27 साल इस क्रिटेरिया में हो जाती है, ठीक है। अब बात करें कांस्टेबल की, जो कि आपकी ट्रेड वाइज दिए जाएंगे, जैसे फिटर, प्लम्बर या सफाई कर्मचारी, बार्बर या वॉशरमैन, ठीक है, कुक। तो इन सब के लिए अलग से वैकेंसीज है। तो उसमें आपकी उम्र है 18 से 23 साल। 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 23 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें भी आपको यहाँ बताया गया है, देखिए, जिनका जन्म 1 तारीख 8वां महीना 2023 को 18 से 23 साल का हो जाना चाहिए कैंडिडेट, है ना। और उनके जन्म की बात की जाए तो जन्म 2008वां महीना 2000 में जन्म हुआ हो, इससे पहले नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 2005 के बाद में उनका जन्म नहीं हुआ हो, यानी कि 2000 से 2005 के मध्य जिन कैंडिडेट का जन्म हुआ है तो वो 18 से 23 साल के बीच में काउंट किए जाएंगे और वही कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और ऊपर 21 से 27 साल के, नीचे 18 से 23 साल के कैंडिडेट्स फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहां से आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था एक क्राइटेरिया। और बाकी यहाँ पे छूट भी दी गई है कि कुछ लोगों की उम्र 27 साल से ज़्यादा हो गई है या फिर 23 साल से ज़्यादा भी हो चुकी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको छूट भी दी गई है यहाँ पर 5-5 साल की, 3-3 साल की। SC/ST कैंडिडेट की उम्र अगर 27 साल या 23 साल से उम्र कर रहे हैं, पार कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे 5 साल की आपको छूट है, ठीक है। जैसे आपने कांस्टेबल ड्राइवर का फॉर्म भरना है, आपकी उम्र 27 साल से ज़्यादा हो चुकी है, चाहे 2 दिन ही ज़्यादा हो, वो ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। तो अगर आप ST से हैं तो 5 साल की छूट मिलेंगे, लेकिन अगर आप जनरल से हैं तो ये आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आप OBC से हैं तो आपको 3 साल की यहाँ पे छूट मिल जाएगी, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे 3 साल की छूट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे मेन टॉपिक क्या है उसकी बात कर लेते हैं, हम देखते हैं। ये PDF आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके सारी डिटेल आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपका, एजुकेशनल जो क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए आपका। देखिए, सबसे पहले ड्राइवर के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे आपकी योग्यता क्या है ड्राइवर के लिए। ड्राइवर के लिए योग्यता रहेगी आपकी मिनिमम 10वीं पास होना चाहिए, मैट्रिक पास कैंडिडेट होना ही चाहिए। वो किसी रजिस्टर्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या फिर रजिस्टर यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फर्जी मार्कशीट बना के लिए आए से, वैसे ये होता नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको 10वीं पास करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे अगर आप 10th पास है, उसके साथ साथ टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो शुड बी पास सेंस हैवी ट्रांसपोर्ट, यानी कि आपको एक हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। हेवी लाइसेंस आपको यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। हेवी लाइसेंस की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और इसके साथ में आपको ड्राइविंग टेस्ट भी पास करना है उस टाइम पे जब आपका टेस्ट लिया जाए, ठीक है। जैसे आपने फिटर से किया तो फिटर का टेस्ट भी वहाँ पे किया जाएगा आपसे, आपको नॉलेज है भी या नहीं है। आपने ITI की सिर्फ डिग्री ली है पैसे दे करके, तो वहाँ पे आपसे यहाँ पे टेस्ट भी करवाया जाएगा। अगर आप ड्राइवर का फॉर्म भरते हैं तो आपका 10वीं पास होना कंपलसरी है, उसमें उसके साथ आपके पास हेवी लाइसेंस होना चाहिए, जो कि उस दिन होना चाहिए जब आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या टेस्ट ड्राइव किया जाए, ड्राइव टेस्ट हो, उस दिन आपके पास हाथों में आपका हेवी लाइसेंस होना चाहिए और आपको ड्राइव भी करके दिखाना है वहाँ पर
ड्राइव टेस्ट भी होगा आपका, ठीक है। तो आपको चलाना भी आना चाहिए, ठीक है। अब बात करें ये मैकेनिक मोटर व्हीकल, ठीक है, अन्य ट्रेड की, तो यहाँ पे 18 से 23 साल के कैंडिडेट होंगे, उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। 10वीं 12वीं के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन 2 ईयर का ITI होना चाहिए आपको, 2 साल की ITI आपके पास होनी चाहिए मैकेनिक मोटर व्हीकल के अंदर या फिर अन्य में, ठीक है। 2 साल के आपके पास यहाँ पे ITI होना ही चाहिए, ठीक है, इस फॉर्म को भरने के लिए मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए। एक तो 10वीं 12वीं पास हो, 10वीं की जरूरत आपको, ठीक है। 12वीं हो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो तो भी आपको ITI होनी चाहिए आपके पास 2 साल की, ठीक है। या फिर आपके पास नेशनल और स्टेट अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि मैकेनिक मोटर व्हीकल की ट्रेड में होना चाहिए 3 साल का। 3 साल के ड्यूरेशन के साथ आपका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हो सकता है आपके पास ITI ना हो, लेकिन आपके पास अगर अप्रेंटिसशिप है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। बात करें अन्य ट्रेड्स की, जिसमें सभी ट्रेड आ जाती है, जैसे कुक वगैरह हुआ इनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन रहेगी मिनिमम 10th पास रहेगा, ठीक है, कोई सी भी यूनिवर्सिटी से रहेगा, ठीक है। और ये प्लम्बर वगैरह के लिए बात की जाए तो यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन मस्ट बी परफॉर्म एंड वर्क, यानी कि आपको यहाँ पे ट्रेड के अनुसार काम करना भी आना चाहिए थोड़ा बहुत, है ना। उसके लिए आपको ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, बहुत ही हल्का होगा नॉर्मली तरीके से। अब बात की जाए यहाँ पे ये प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन वगैरह के लिए, तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास आपके पास होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, अपनी ट्रेड के अंदर, है ना। तो वो प्लम्बर वालों के लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो 1 साल का इनके लिए एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये हो गया ट्रेड से संबंधित। अब नीचे चलते हैं, तो नीचे आता है कि आप इसे अप्लाई कैसे करेंगे। ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करेंगे, वेबसाइट आपको दे रखी है यहाँ पे, इसको जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से आपको इसमें वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट खुल जाएगी, आप भरवा सकते हैं, या नज़दीकी मित्र से जाकर के आप भरवा सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, फ़ोन से भरना चाहते हैं तो फ़ोन से भी आप इसे भर सकते हैं, घर बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं कि इसकी फीस क्या रहेगी। देखिए, अब फीस की बात करें ना, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस रहेगी 100 रुपये फॉर मेल कैंडिडेट, यानी कि लड़कों के लिए जो कि जनरल कैंडिडेट की है उनके लिए 100 रुपये रहेगी। जनरल EWS एंड OBC के लिए ये फीस रहेगी 100 रुपये ओनली, ठीक है। और बाकी अन्य कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट है, जैसे कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST या फिर फीमेल है, तो ऑल कैटेगरीज कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए फीस मुफ्त है, यानी कि ये फॉर्म में किसी तरीके की फीस नहीं लगेगी। जिनकी SC ST कैंडिडेट है या फिर जो कैंडिडेट जो कि फीमेल कैंडिडेट है तो उनकी कोई फीस नहीं लगने वाली है, ठीक है। केवल OBC EWS और जनरल की फीस यहाँ पे लगने वाली है। बात करें कि फीस आप किस तरीके से इन्हें पेमेंट करेंगे, जैसे ही आप फॉर्म भर के सबमिट करने लगेंगे तो वहाँ से आपके पास फीस पेमेंट करने के लिए ऑप्शन खुल जाएंगे। आप भीम UPI कर सकते हैं नेट बैंकिंग से, या फिर वीज़ा, मास्टर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सभी तरीके से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप फीस पेमेंट करेंगे तुरंत आपकी फीस कटने के तुरंत बाद आपको प्रिंट आउट फॉर्म भरा हुआ मिल जाएगा कि आपने ये फॉर्म में सबमिट किया है, ठीक है। और किसी तरीके का कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, तो आगे हमें देखने को मिलता है कि आपका सेंटर सिटी ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्या होगा, मतलब कि सेंटर कहाँ रहेगा आपका। आप एग्जाम फॉर्म भर देते हैं ये, तो फिर आपकी एग्जाम कहाँ पे होगी, किस जगह होगी, वो सारे सेंटर आपको दिए गए हैं। आपका स्टेट का नाम दिया गया होगा, वहाँ पर स्टेट के साथ ही आपके सिटी का नाम भी दिया होगा कि आपके स्टेट में कौन सी सिटी में एग्जाम हो सकता है, जैसे कर्नाटका में, मणिपुर में, मेघालय में, तो इनके सभी ये दे रखा है। जैसे त्रिपुरा में अगरतला सिटी में होगा, उत्तर प्रदेश में आगरा में, अलीगढ़ में, ठीक है, अयोध्या, इस तरीके से ये कानपुर, झांसी, इन जगह इनके वो सेंटर रहेंगे एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। तो आपको अपना चयन कर लेना है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में अजमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, इन जगह एग्जाम सेंटर रहेंगे, ठीक है। आपके जो नियर बाई लोकेशन पे रहेगा उसमें आपका एग्जाम सेंटर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई एग्जाम सेंटर की बात। अब आगे देखते हैं, तो आगे दे रखा है इन्होंने एग्जामिनेशन के बारे में। तो इन्होंने बता रखा है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो वो किस तरीके से होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने आपको किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहेगा, ये सारी डिटेल यहाँ पे दे रखी है। जैसे बात की जाए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की,
यानी कि रीजनिंग जो रहेगी उसमें आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। फिर बात करें जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, तो ये हो गया आपकी जीके, ठीक है, जीके के 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 नंबर के रहेंगे, ठीक है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि आपकी मैथ रहेगी, यहाँ पे 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 नंबर की ही मैथ रहेगी। और आपका लास्ट और डी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी, यहाँ पे ऑप्शनल रहेगा आपका, आप हिंदी भी चयन कर सकते हैं, आप हिंदी भी ले सकते हैं और इंग्लिश भी ले सकते हैं। ये जब आप एग्जाम देंगे तो वहाँ पे आपसे भरवाया जाएगा कि आप इसमें हिंदी में देना चाहते हो एग्जाम या फिर इंग्लिश में देना चाहते हो, तो आप जैसे भी आपके लिए सूटेबल रहे, हिंदी वाले हिंदी सेलेक्ट करेंगे और 25 क्वेश्चन हिंदी के कर देंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश सेलेक्ट करके इंग्लिश के 25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक ही इसमें से चयन कर सकते हैं आप, या तो हिंदी कर लो या इंग्लिश कर लो, दोनों में से एक चयन करने के बाद ही आपका प्रश्न पत्र खुलेगा, ठीक है। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, यानी कि 120 मिनट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं इस पूरे फॉर्म को सबमिट करने के लिए। ऑनलाइन एग्जाम होगी 2 घंटे की, उसके बाद 2 घंटे जैसे ही पूरे होते हैं और आपकी एग्जाम ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है कि क्वेश्चन किस तरीके से रहेंगे। ऑल क्वेश्चन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप, यानी कि सभी क्वेश्चन जो रहेंगे ना आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, एमसीक्यू, यानी कि आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस के 4 ऑप्शन के क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन दिया होगा उसके 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, जो भी सही हो उसे राइट क्लिक करना। जैसा कि आपने अगर ITI की है तो ITI में बिल्कुल एग्जाम में दिए होंगे आपको 4 क्वेश्चन, वहाँ पे एक सिलेक्ट करके आंसर करना था। इसी तरीके से यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल तरीके से पेपर होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग और 0.25 मार्क का जो नेगेटिव मार्क रहेगा 0.25, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आप उसे गलत करते हैं तो -0.25 करके आपके अंक काट लिए जाएंगे, तो आपको गलत कतई नहीं करना है, ठीक है। -0.25 की यहाँ पे माइनस मार्किंग भी रहेगी इसमें, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, आगे दे रखा है कि भाई जनरल रीजनिंग, जीके या फिर मैथ, जो भी इनकी सब्जेक्ट है ना उसमें से कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे लिए जाएंगे। जैसे मैथ दे रखी है, नंबर सिस्टम आएगा, ठीक है, इसमें डेसिमल एंड फ्रैक्शन भिन्न वगैरह आएंगे, फंडामेंटल आएंगे इसमें से मेंसुरेशन रहेगा, टाइम एंड डिस्टेंस रहेगा, रेशो एंड टाइम एंड वर्क, यहाँ पे ये सारी प्रश्नावली इसके अंदर पूछी जाएगी। और इंग्लिश या हिंदी में आपको वो चयन करना है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बेसिक हिंदी आपकी यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। और अब बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो इसके बाद जब आप एग्जाम दे देते हैं, एग्जाम में पास हो गए, कोई दिक्कत नहीं आप, तो जब आप जैसे ही एग्जाम में पास होते हैं तो आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PST यहाँ पे होने वाला है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होगा, आपका हाइट मापा जाएगा, जो कि लड़कों का 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, लड़कियों की 157 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपकी लंबाई होनी जरूरी है, अन्यथा अगर आप इस लंबाई में नहीं आ रहे हैं, इन आपकी लंबाई यहाँ पे कम है, तो आप इस फॉर्म को ना भरें, क्योंकि इसमें ये लंबाई होना बहुत ही जरूरी है। बाकी जो कैंडिडेट ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं, SC ST से हैं, तो उनको 0.5 या कुछ रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं, जैसे हम देख लेते हैं। अगर आप SC ST से हैं तो आपकी 162.5 सेंटीमीटर लड़कों की हाइट होनी चाहिए, लड़कियों की 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो सिर्फ SC या ST कैंडिडेट से हैं। SC से नहीं, ST से सिर्फ ST कैंडिडेट है, उन कैंडिडेट के लिए मेल के लिए 162.5 यानी कि 163 ही मान लीजिए, वो लड़कों की हाइट होनी चाहिए और लड़कियों की 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी जनरल OBC के लिए, जनरल OBC SC के लिए 170 सेंटीमीटर मेल की हाइट होनी चाहिए, फीमेल की 157 होनी चाहिए, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। अगर ये हाइट आपकी नहीं हो रही है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई ना करें, कोई मतलब नहीं है। बाकी अन्य स्टेट वालों को यहाँ पे छोड़ दी गई है, वो आप देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, इसके बाद हाइट मापने के बाद आपका मापा जाएगा यहाँ पे चेस्ट, यानी कि सीना भी आपका यहाँ पे मापा जाएगा, ठीक है। तो बिना फुलाव के आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, एक्सपेंड करके बिना फुलाव के 80 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, और मिनिमम फुलाव 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 80 से आपका 85 तक पहुँचना चाहिए, ठीक है, फुलाव के साथ। और इसमें भी ST कैंडिडेट को छूट मिली है, ठीक है। ST कैंडिडेट जो है उनके लिए कम से कम बिना फुलाव के 76 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, और फुलाव के साथ 5 सेंटीमीटर यानी कि 81 तक आपका फुलाव होना चाहिए, ठीक है। और बात की जाए इसमें लड़कियों के लिए, तो चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट विल बी नॉट बी टेकन, यानी कि लड़कियों का यहाँ पे जो चेस्ट है ना वो छाती की माप से नहीं ली जाएगी, यानी कि सीने का माप लड़कियों का नहीं होने वाला है इसमें, ठीक है।
तो लड़कियों की सिर्फ हाइट मापी जाएगी, ठीक है। जो ये टेस्ट होगा वो लड़कियों के लिए नहीं होगा, केवल लड़कों के लिए ही सीना मापा जाएगा, ठीक है। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की बात की जाए तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, इसके बाद जैसे आपकी हाइट माप ली, सीना माप लिया, इसके बाद आपकी रनिंग होगी। रनिंग होगी 5 किलोमीटर की, 5 किलोमीटर की दौड़ होगी लड़कों के लिए, जो कि 24 मिनट में तैयार करनी है आपको। और ये कौन कौन से ट्रेड वालों के लिए होगी 5 किलोमीटर? ड्राइवर, मोटर मैकेनिक, व्हीकल, ग्राइंडर, प्लेंटर, इनके लिए जो आपको दे रखी है, इनके लिए पेंटर वगैरह के लिए, सबके लिए 5 किलोमीटर होगी, 24 मिनट में आपको ये दौड़ तय करनी है। लड़कियों के लिए यहाँ पे 1600 किलोमीटर की दौड़ होगी, 8.5 मिनट में तय करनी है, ठीक है। तो ये रहेगी लड़कों और लड़कियों के लिए दौड़। और बाकी अगर आपकी अन्य ट्रेड है, देखो जैसे कुक, वाटर या फिर बार, ठीक है, सफाई कर्मचारी वगैरह, तो इनके लिए 1600 किलोमीटर की दौड़ होगी लड़कों के लिए, जो कि 10 मिनट में। और लड़कियों के लिए भी 1600 किलोमीटर की दौड़ ही होगी, लेकिन वो 12 मिनट में होगी, 2 मिनट एक्स्ट्रा मिलती है लड़कियों को, ठीक है। और बाकी अगर इनसे भी अलग ट्रेड है आपकी, तो इसमें ये दे रखा है इनके लिए 1600 मीटर 9 मिनट, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसी आपकी ट्रेड है उसके सामने इसका दे रखा है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप देख लेना, ठीक है। अब बात है ट्रेड टेस्ट। जैसे ही आपने एग्जाम दे ली, आपने फिजिकल दे लिया, अब होगा आपका ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में क्या करना है आपका? कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर ट्रेड टेस्ट फ्रॉम द pool of candidates who qualify in CBT, PhD and PET। जो कैंडिडेट CBT, PhD और PET पास कर लेते हैं और वो शॉर्टलिस्ट होते हैं ट्रेड टेस्ट के लिए, तो उनके लिए क्या रहेगा? टेस्ट विल बी कंडक्ट थ्रू प्रैक्टिकल असाइनमेंट। देखिए यहाँ पे आपसे प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे, ट्रेड टेस्ट होगा आपका, जो आपसे आपकी ट्रेड है उससे रिलेटेड यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। अगर आपने ड्राइवर का फॉर्म भरा है तो आपसे ड्राइव टेस्ट करवाया जाएगा, ठीक है। अगर आप अन्य किसी फॉर्म अप्लाई किए, जैसे सफाई कर्मचारी का फॉर्म भरा है, तो आपसे सफाई करवा के या फिर सफाई से संबंधित कुछ प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे, ठीक है। और ये आउट ऑफ 50 मार्क का होगा, यानी कि 50 नंबर का आपका ये टेस्ट होने वाला है, ठीक है। 50 नंबर का आपका टेस्ट होगा, जिसमें से 20 मार्क आपको जरूरी है, यानी कि 20 नंबर आपको लाना बहुत ही जरूरी है। 50 नंबर के टेस्ट में से आपके 20 नंबर आना ही चाहिए, अन्यथा आप फेल हो जाओगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बात की जाए ड्राइवर की, तो ड्राइवर के लिए क्या होगा? नॉलेज होनी चाहिए ड्राइविंग टेस्ट की, यानी कि यहाँ पर आपको ड्राइवर को ड्राइव टेस्ट नॉलेज होनी चाहिए, हैंडलिंग, ड्राइविंग, पार्किंग, मेंटेनेंस, यानी कि आपको एक मोटर व्हीकल को आपको कैसे पार्क करना है, कैसे घुमाना है, कैसे मेंटेनेंस करना है, लाइट या फिर हेवी व्हीकल्स को, ठीक है, यानी कि हल्के और भारी वाहनों को कैसे आप ड्राइव करते हैं, ये आपसे ड्राइव करके जाना जाएगा। यानी कि आपको कोई वाहन दे दिया जाएगा, ऐसे चला करके आपको दिखाना होगा कैसे आप रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे आप लाइसेंस बनाते टाइम पे ड्राइव टेस्ट करवाया जाता है, वैसे यहाँ पे ड्राइव टेस्ट होगा। और फिटर वालों से फिटर की नॉलेज दी जाएगी, ऑटोमोबाइल वगैरह, फिटर, मोटर मैकेनिक ट्रेड यहाँ पे होने वाला है, हैंडलिंग टूल वगैरह, इनके लिए आपका नॉर्मल ट्रेड टेस्ट होगा, जो आपसे पहले करवाया जा चुका है आपकी कॉलेज वगैरह में, ठीक है, ITI वालों में। कारपेंटर वालों से उनके बारे में पूछा जाएगा, पेंटर से उनकी नॉलेज पूछी जाएगी, कलर वगैरह की, शेड वगैरह की, ठीक है। तो यहाँ पे सब जिनकी अलग अलग ट्रेड है वो अपने ट्रेड के हिसाब से अपना प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि उनसे क्या पूछा जाएगा, ठीक है। ये बैंड बाजे बजाने वाले, तो उनसे इनके साउंड के बारे में बातें की जाएगी। जो भोजन बनाने वाले कुक हैं उनसे सेफ से उनसे चपाती, चावल, वेजिटेबल, दाल, इनके बारे में नॉलेज दी जाएगी कि भाई आपको नॉलेज वास्तव में है या नहीं है। जो पानी भरने वाले रहेंगे उनसे भी यहाँ पे, ठीक है, आटा वगैरह गुथवाया जाएगा, चपाती बनवाई जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका नॉर्मल ट्रेड टेस्ट होने वाला है, जो कि आपके लिए कंपलसरी रहेगा, ठीक है। और ये 50 नंबर का होगा, जिसमें से 20 नंबर आपको लाना कंपलसरी है। इनके बाद जब आप ये सारी प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं तो आपका आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब आप सब कुछ पास कर लिए, अब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, क्या आप वास्तव में 10वीं पास है, क्या आपने वास्तव में ITI कर रखी है, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जांच की जाएंगी कि आपका मूल्यवास क्या रहने वाला है, आपकी 10th की मार्कशीट है या नहीं है, आपकी ITI की मार्कशीट है नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कलेक्ट करके आगे फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। तो जैसे ही आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपका होगा मेडिकल टेस्ट, DME, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि मेडिकल टेस्ट यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी आँखों का टेस्ट होगा, आपके कहीं नौकरी वगैरह नहीं है, शरीर में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम, बीमारी, कैंसर वगैरह नहीं है ना, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मेडिकल टेस्ट आपका की जाएगी, एक्सरे भी यहाँ पे होगा आपका, ठीक है।
आंखों का टेस्ट होगा, बिल्कुल जैसे अन्य भर्तियों में होता है वहाँ पे, ऐसे पुलिस भर्ती की तरह यहाँ पे टेस्ट होने वाले हैं। आंखों का टेस्ट भी यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। विजन भी यहाँ पे चेक किया जाएगा कि आपका कलर ब्लाइंड वगैरह तो नहीं है ना, ठीक है। और बाकी सारे टेस्ट वगैरह यहाँ पे दे रखी है कि भाई किस तरीके से क्या क्या टेस्ट यहाँ पे लिए जाएंगे, वो सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये PDF आपको मिल जाएगा, आप इसमें आसानी से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये थी आज की मोस्ट बातें जो इस फॉर्म के रिगार्डिंग थी, ठीक है। और बाकी आपको कुछ भी डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट में आपका रिप्लाई कर जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। नीचे कुछ नहीं है, इसमें सारा दे रखा है कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, कितनी फोटो की साइज़ वगैरह होनी चाहिए, सारी डिटेल इसमें दे रखी है। तो बस इतना ही था इसमें, तो वीडियो को ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए